हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के क्लास के अंतर्गत हम बजट की समीक्षा करने वाले हैं, बजट एनालिसिस करने वाले हैं, बजट के कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि बजट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे समझा जाता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको पढ़ने और समझने का क्या तरीका है। हम उस पर आज अपना सारा ध्यान फोकस करेंगे और बजट को पढ़ेंगे। कई लोगों का कहना है कि बजट अच्छा है या बुरा है, तो बजट अच्छा है या बुरा है ये हम नहीं तय करेंगे। पूरे समीक्षा करने के बाद आप बताइए कि बजट अच्छा है या बुरा है। हालांकि बजट अच्छा है या बुरा है किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। सबका नज़रिया अपने अपने अंतर्गत है। जिसके हिसाब से, जिसके फेवर में बजट लाया गया है, जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है, उसके हिसाब से बजट अच्छा है। जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है उसके लिए बजट बुरा है। अंततः लास्ट में आप तय कर पाएंगे कि इस बजट की दिशा क्या है, इसका दशा क्या है। असल में बजट समझने का सबसे खास इसका दिलचस्प बात यह है कि इसको समझने के बाद आप पता कर पाएंगे कि बजट जो है किस दिशा में जा रहा है या दिशाहीन है कि नहीं है। तो इन सारी बातों को हम आज के क्लास के अंतर्गत समझेंगे। उससे पहले हम कहते हैं कि बजट है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि बजट है क्या। तो बजट संविधान के आर्टिकल 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना जरूरी है कि बजट वर्ड जो है इसका कहीं संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में कहा किया गया है कि सरकार जो है अपनी अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण जो है संसद में प्रस्तुत करेगा। सिर्फ इतना ही कहा गया है। यानी कि सरकार का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होगा वही बजट होगा। या इस तरीके से कहा गया है कि भारत का जो वित्त मंत्री होगा अपने वक्तव्य में अपने अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण जो है संसद में प्रस्तुत करेगा, भाषण देगा, और ये जो भाषण होगा वही बजट कहलाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर समझ जानी चाहिए कि बजट वर्ड जो है ये मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण ही बजट कहलाता है। जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो 3 साल की या 3 वार्षिक विवरण बजट का प्रस्तुत किया जाता है। एक तो जो है अनुमानित, जैसे 21 और 22 सरकार के द्वारा इसका बजट प्रस्तुत किया गया है। तो इस बजट के अंतर्गत होगा क्या कि सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां हैं और जो व्यय हैं जो कि होने वाले हैं, प्राप्त होने वाले हैं और व्यय होने वाला है, इसका विवरण जो है सरकार प्रस्तुत करती है। उसके पहले हम कहें कि 20 से 21 इसका जो संशोधित रूप है जो अभी चल रहा है, 2021 चल रहा है बजट का, तो इसका जो अनुमानित जो प्राप्ति है, जो व्यय है, जो संशोधित रूप है, जो फाइनल आने वाला है, उसका विवरण दिया जाता है। और उससे पहले हम कह सकते हैं कि 29 और 20 इस वार्षिक वित्तीय विवरण में इसका जो एग्जैक्ट जो प्राप्ति है सरकार की और जो सरकार व्यय किया है उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि किसी भी बजट में 3 वर्ष की जो प्राप्ति है और जो व्यय है, यानी कि 3 वर्ष की वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पहला जो आने वाला है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो आने वाला है उसको प्रस्तुत किया जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि ये प्राप्ति होंगी और ये व्यय होंगे। जबकि दूसरा जो है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो चल रहा है, जो वार्षिक चल रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि इसका संशोधित रूप क्या होगा। और तीसरा जो है जिसका अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दोनों एग्जैक्ट हो गया है, क्लियर हो गया है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज़ें बजट के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम बजट को समझने से पहले हम इसको एक चार्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं कि कैसे बजट को समझते हैं। तो एक चार्ट बना लेते हैं हम सबसे पहले, ये जरूरी है समझने के लिए। इस चार्ट को हम सबसे पहले 2 पार्टों में बांट देते हैं। इसको बोलते हैं कि ये प्राप्तियां है हमारी, यानी कि रिसिप्ट्स है हमारे, और ये जो है हमारा व्यय है, यानी कि एक्सपेंडिचर है। इसको 2 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। प्राप्तियों को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं और व्यय को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं या समझते हैं। ये समझने का तरीका है। इसको ये वाला पार्ट जो है ये कहलाएगा राजस्व व्यय
या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये वाला पार्ट कहलाएगा रिवेन्यू रिसिट्स, यानी कि राजस्व प्राप्ति। पहले इसको दो भागों में पढ़ते हैं। एक बात यहां से और क्लियर कर देना जरूरी है कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट का व्यय के हिसाब से बजट की प्राप्ति तय होती है। यानी कि जब बजट का निर्माण होता है तो सबसे पहले यह तय होता है कि बजट का व्यय क्या होगा, इस साल या इस वर्ष में हमको व्यय कितना करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो हम अपने आय के हिसाब से अपना व्यय तय करते हैं, लेकिन जब किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, किसी देश के अंतर्गत बजट बनाया जाता है तो सबसे पहले तय किया जाता है कि हमारा व्यय क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। उसके बाद प्राप्ति पर ध्यान दिया जाता है। एक्सपेंडिचर पहले तय हो जाता है और उसका प्राप्ति जो है, जो रिवेन्यू है, जो रिसिट्स है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना व्यय देख लेते हैं कि व्यय क्या है, व्यय को समझते हैं। तो सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय में सबसे पहला जो है ब्याज व्यय, ब्याज व्यय यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट। और इस साल का इंटरेस्ट पेमेंट जो है 8.1 लाख करोड़ का है। यहाँ पे समझने वाली चीज है कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा भाग है। उससे भी पहले ये जरूरी है कि ब्याज व्यय है क्या। तो सरकार अपने खर्चे के लिए जो उधार लेती है, जो लोन लेती है, ये लोन हो सकता है, ये देसी लोन भी हो सकता है, ये विदेशी लोन भी हो सकता है। और ये लोन जो होता है पिछले साल लिया गया है, या 5 वर्ष पहले लिया गया है, या 10 वर्ष पहले लिया गया है, या कुछ भी हो सकता है। सरकार के द्वारा लिया गया जो भी लोन है, जो भी उधार है, जो 10 साल पहले का हो, 5 साल पहले का हो, या प्रीवियस ईयर का हो, उसको शामिल किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि देसी लोन हो या विदेशी हो, उसके ऊपर जो ब्याज बनता है और सरकार तय करती है कि इस साल हमको कितना ब्याज पे करना है, कितना अदा करना है, उस हिसाब से सरकार जो है ब्याज का व्यय तय करती है। और इस साल 8.1 लाख करोड़ का सरकार जो है ब्याज पर अपना पैसा खर्चा करने वाली है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि सरकार जितनी पैसा खर्चा करती है बजट के ऊपर, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है ब्याज व्यय में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि सरकार कितना एक्सपेंड करने वाली है तो 34.83 लाख करोड़। इस साल सरकार का बजट क्या है, 34.83 लाख करोड़। और ब्याज में हमारा कितना जा रहा है, 8.1 लाख करोड़। अगर इसका हम परसेंटेज निकाल कर देखें कि इसका परसेंटेज क्या है, तो अनुमान के तौर पर अगर हम मान लेते हैं 8.1 लाख करोड़ है और ये 3.83 इंटू 100 करते हैं, लगभग 4, यानी कि 24 से 25% तक। यानी सरकार का जितना एक्सपेंडिचर है, जितना व्यय है, सरकार अपनी अर्थव्यवस्था पे बजट के अंतर्गत जितना भी प्रावधान की है व्यय करने के लिए, उसका लगभग 24 से 25% जो है ब्याज में चला जाता है। जो सरकार पहले लोन ली हुई है, उधार लिए हुए हैं, उसको अदा करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ब्याज व्यय जितना कम हो, एक्सपेंडिचर दूसरे जगहों पर उतना किया जा सकता है, निवेश में लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ता है। उसको देखेंगे क्यों इतना ज़्यादा है, जो ब्याज व्यय होता है इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये एक बहुत बड़ा व्यय है सरकार के लिए। दूसरा हम कहें कि व्यय जो है सरकारी योजना, सरकार एक बहुत बड़ी राशि जो है सरकारी योजना पे तय करती है। और इस साल 4.33 लाख करोड़ सरकार जो है योजना पे सिर्फ खर्च करने वाली है। ठीक है, तो योजना में खर्च करेगी। योजना को देखते हैं, सरकारी योजना कितने प्रकार के होते हैं। योजना भी 2 प्रकार की स्कीम जो है, सरकार की जो स्कीम है, इसको हम 2 भागों में बांट कर देखते हैं। एक जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा जो होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम।
स्कीम का बजट क्या है, सरकार इस बार योजना कितना खर्चा करने जा रही है, तो 14.33 लाख करोड़ जो है सरकार इस समय सरकारी योजना पर जो सरकार व्यय करती है उस पर खर्च कर रही है। सेंट्रल सेक्टर के अंतर्गत कितना आता है, तो लगभग 10.52 लाख करोड़, और सेंट्रल स्पॉन्सर के अंतर्गत सरकार जो खर्च करने वाली है 3.89। ये बहुत बड़ी राशि है। अगर हम 8.1 को देखें तो लगभग ये 24 से 25% जो है हमारा खर्चा जो है ब्याज में चला जाता है। सरकारी योजना में जो हमारा व्यय है 14.33 लाख करोड़ जा रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, सरकार इतनी पैसा क्यों खर्च करती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% अपना खर्च करती है, व्यय करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर 100% खर्च करती है तो वो कहलाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी सरकार जो है स्टेट के साथ मिलकर जो योजना चलाती है और उसमें कुछ हिस्सेदारी देती है अपने व्यय का, तो ये होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है कि 90% जो है इसके अंतर्गत खर्च करे और स्टेट जो है 10% खर्च करे। यह भी हो सकता है कि 80 और 20 का रेशियो हो सकता है, 70 और 30 का रेशियो हो सकता है, 50-50 का भी रेशियो हो सकता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत सरकार जो है पूरा खर्चा करती है, 100% वो अपना खर्चा करती है। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट अनुपात में खर्चा करती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करते हैं। इसलिए ये जो है एक बहुत बड़ा व्यय है सरकार के लिए, एक बहुत बड़ा खर्चा है बजट के अंतर्गत। असल में राजस्व व्यय में ज़्यादा खर्चा हो जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा करें वो हमारे इकोनॉमी के लिए बेहतर है। लेकिन हमारी इकोनॉमिक इस तरीके से बनी हुई है कि हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जो है, बहुत सारा जो पैसा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, सबसे पहले ये भी समझ लेना जरूरी है। तो रोज़मर्रा की जो खर्चे हैं सरकार की, दैनिक जो खर्चे हैं, डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं, वो जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। और इससे जो है उत्पादन की क्षमता में वृद्धि नहीं होती, कैपेसिटी में वृद्धि नहीं होती। बस जो अर्थव्यवस्था है उसको गतिमान बनाए रखने के लिए, जो विकास की प्रक्रिया चली आ रही है उसको मेंटेन करने के लिए ये जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं। इससे जो है निवेश नहीं होता, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हम निवेश नहीं कर पाते हैं। और जब हम निवेश नहीं कर पाते हैं तो विकास की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। सिर्फ अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हम इस पे खर्चा करते हैं। तो दो भाग हम देख लिए। तीसरा जो हम कह सकते हैं कि सरकार जो सब्सिडी में एक बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती है। सब्सिडी लगभग 3.35 लाख करोड़ सरकार जो है सब्सिडी में खर्चा करती है। सब्सिडी में क्या आएगा, सब्सिडी को आप बेहतर तरीके से समझिए। सब्सिडी हो सकता है, फूड सब्सिडी हो सकता है, फर्टिलाइजर्स हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है और जो अदर्स हो सकता है। सब्सिडी है क्या? सब्सिडी जब एक तरफा भुगतान होता है किसी भी क्षेत्र में, एक अंतरण भुगतान है या एक तरफा भुगतान है, या इसको हम इमदाद भी बोलते हैं, या राज्य सहायता, सामान्य तौर पर बोले कि राज्य सहायता जो स्टेट हेल्प करती है और उसके बदले में जो दूसरा पार्टी है वो कुछ चुकाता नहीं है, ये एक तरफा भुगतान है। सब्सिडी जो है एक तरफा भुगतान है जो सरकार अपने जनता के लिए करती है, तो वो सब्सिडी कहलाता है। और सब्सिडी होता है, सरकार फूड पे सब्सिडी देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सबको पता है कि भारत में जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS चलता है, जिसके तहत सरकारी या ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की व्यवस्था की गई है। सरकार इतने बड़ी संख्या में, इतने कम दामों में राशन कैसे उपलब्ध करा पाती है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहें तो अगर गेहूं का दाम हम 20 रुपया मान लेते हैं तो सरकार 20 रुपये में खरीदती है और देती हमको कितना है, 5 रुपये पर केजी
बेचती है। अगर 20 रुपये में सरकार खरीदती है तो उसके रख रखाव का खर्चा है, उसके भंडारण का खर्चा है, उसके वितरण का खर्चा है, उसको देखभाल करने के लिए जो कर्मचारी हैं उसका खर्चा है, सब जोड़कर गेहूं पे लगभग 40 रुपये का खर्चा आ जाता है। 1 केजी गेहूं में लगभग सरकार का 40 रुपये खर्चा होता है और सरकार जो है वो हमें बहुत कम कीमत पे 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से सरकार हमको अनाज देती है। तो इसमें से अगर हम 5 रुपये भी मान लें तो 35 रुपये जो कौन पे करता है, 35 रुपये गेहूं पे जो है सरकार पे करती है, सरकार उसका पे करती है और ये सब्सिडी कहलाता है। पेट्रोलियम पे सब्सिडी होता है। सरकार जो है फर्टिलाइजर्स जो है, उर्वरक जो है उसको सस्ते कीमत पर उपलब्ध कराती है। सरकार खरीदती महंगी है लेकिन उसको जो है सस्ते कीमत पर दूसरों को, किसानों को उपलब्ध कराती है, उस पर सरकार खर्चा करती है। हॉस्पिटल वगैरह में हम जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करते हैं, दवा मुफ्त मिलता है, इसका पेमेंट कौन करता है? सरकार करती है। कहीं ना कहीं पेमेंट तो उसका करना पड़ेगा, तो हम नहीं पेमेंट करते हैं, उसका पेमेंट जो है सरकार करती है। सरकार जो है वृद्धा पेंशन चलाती है, विधवा पेंशन चलाती है। तो सरकार का ये जो सारा खर्चा है, एक तरफा खर्चा है, वो सब्सिडी कहलाता है। और एक बहुत बड़ा भाग जो है सरकार का खर्चा का सब्सिडी पे जाता है। एमएसपी जो अभी का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, एमएसपी भी एक तरह की सब्सिडी है जो सरकार जो है किसानों को उपलब्ध कराती है। जो आंदोलन चल रहा है उसके परिचय में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एमएसपी का है। किसानों को खतरा है कि उनका एमएसपी जो है खतरे में है। सरकार जो है फार्म लॉ में एमएसपी के संबंध में कोई बात नहीं कर रही है, तो किसानों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी और एमएसपी नहीं मिलेगी तो उनकी जो है आर्थिक व्यवस्था खराब होगी। तो एमएसपी भी एक तरीके की सब्सिडी है। असल में होता क्या है कि किसान जब अपना फसल का उत्पादन करता है और बाजार में बेचने जाता है, यदि उसकी लागत, पूरी लागत देखें तो मान लेते हैं अगर 10 रुपये पूरी लागत है, 1 किलो गेहूं का उत्पादन करने में यदि किसान को 10 रुपये की लागत आती है, सारे लागत उसको जोड़ लिए जाए, उर्वरक जो है, उसका लेबर कॉस्ट जो है, फर्टिलाइजर्स वगैरह जितने भी उसके लागत है सबको जोड़ लिए 10 रुपये आता है। और किसान चाहता है कि उसको 20 रुपये में बेचे, 10 रुपये लाभ कमाए। लेकिन जब वो मार्केट में बेचने जाता है तो उसको 10 रुपये भी शायद ना मिले, 12 रुपये, 11 रुपये की कीमत लगाई जाती है। तो यहाँ पे किसान को जो है नुकसान होता है। इस संदर्भ में किसान को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ये कहती है कि आपका जो गेहूं है, आपका जो चावल है, आपका जो उत्पादन है, ये उत्पादन जो है इस दाम से कम में मार्केट में नहीं बिकेगी। यानी कि गेहूं जो है 20 रुपये से कम मार्केट में नहीं बिकेगा। यदि आपको 20 रुपये नहीं मिल रहा है आपके गेहूं की, तो सरकार ये गारंटी देती है कि आप उस गेहूं को लाइए और 20 रुपये में सरकार उसको खरीदेगी, चाहे जितनी मात्रा हो। तो मार्केट रेट से भी ऊपर सरकार खरीदने के लिए तैयार है। तो वो ये भी एक प्रकार की सब्सिडी है। मार्केट में 12 रुपये गेहूं चल रहा है और सरकार 20 रुपये में खरीद रही है, तो यहाँ भी 8 रुपये का सब्सिडी हुआ। तो इस सब्सिडी में जो है सरकार का एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। असल में यह सरकारी योजना के अंतर्गत भी इसको ऐड कर सकते हैं सब्सिडी को। ये 3 बड़ी खर्चे हैं। चौथा हम कह सकते हैं कि डिफेंस में 3.47, इस साल का जो सरकार का बजट है 3.47 लाख करोड़ का है डिफेंस के अंतर्गत, जो कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा ही लगभग 2 से 2.5% का इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। ये बहुत ज़्यादा, सरकार की एक बहुत बड़ी राशि जो है डिफेंस में जाती है। सरकार जो है वेतन देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी केंद्र सरकार के तरफ से जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनको जो वेतन देना होता है उस पर एक बहुत बड़ा राशि खर्च होता है, 2.59 लाख करोड़। सरकार जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए पेंशन पे करती है, ये भी एक बहुत बड़ा राशि है। 1.89 लाख करोड़ का जो सरकार जो है पेंशन पे करती है। और भी बहुत सारे खर्चे हैं अदर्स। तो सरकार का ये एक बहुत बड़ा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। अगर हम कह रहे हैं कि लगभग 34.83 लाख करोड़ सरकार अगर खर्चा कर रही है, सरकार का एक्सपेंडिचर इतना है, तो सरकार जो है कैपिटल पे खर्चा कर रही है 5.54 लाख करोड़, यानी कि उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इतना है। और शेष जो है वो सरकार का खर्चा हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर।
यानी कि अगर इसको हम माइनस कर ले तो लगभग 29 लाख करोड़ ये आएगा। अब यहाँ से ये चीज़ समझने वाली है कि सरकार जो पैसे खर्चा कर रही है उसका लगभग एक बहुत बड़ा भाग, लगभग 80-85% जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इसमें कोई ऐसा भाग नहीं है जो निवेश को बढ़ावा दे। इससे उत्पादन क्षमता में हमारा वृद्धि नहीं हो रही है, हमारे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है, हमारा इससे निर्यात जो है उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है। यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है इससे रिलेटेड नहीं है और उसमें ही हमारा सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। सरकार का जो एक्सपेंडिचर है सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे बजट के लिए, कि एक बहुत बड़ा भाग जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। ये भाग भी इम्पोर्टेंट है, डिफेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसानों को सुरक्षा देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो रिटायर्ड है उनको पेंशन देना हमारे लिए ज़रूरी है, जो दलित या वंचित वर्ग के लोग जो हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, उनको सहायता देना बहुत ज़रूरी है एक सामाजिक विकास के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इससे हमारा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, हमारा निवेश नहीं होता है, और निवेश ना होने के कारण जो है हमारा उत्पादन जो है वो इंक्रीज नहीं करता है, हम निर्यात नहीं कर पाते हैं। तो राजस्व प्राप्ति के बारे में, राजस्व जो एक्सपेंडिचर है वो डेली बेसिस पे होने वाला एक्सपेंडिचर है, दैनिक जो है, दैनिक स्तर पर इसका जो है स्पेंड होता है। तो ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। इस बार सरकार ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि किया है 5.54 लाख करोड़। इसके तुलना में ये काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर प्रीवियस ईयर की तुलना से हम करें तो इसमें काफ़ी इंक्रीज किया गया है, वृद्धि किया गया है। इसमें पूंजीगत निवेश को बढ़ाया गया है, निवेश को बढ़ाया गया है, और निवेश का कितना है 5.54 लाख करोड़। इस निवेश से क्या होगा? हम निवेश करते हैं तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, रेल बनाएंगे, मेट्रो पे सरकार खर्चा करने जा रही है, नेशनल हाईवे पे सरकार खर्चा करने जा रही है, जो फ्रीट कॉरिडोर है, जो आर्थिक गलियारे हैं, सरकार उन पे खर्चा करिए, स्कूल वगैरह बनवाएगी। यानी कि इस तरीके के जो खर्चे हैं जिससे हम निवेश करते हैं और आने वाले भविष्य में हमको उससे कुछ प्राप्त होने की संभावना दिखती है, तो वो ये जो है निवेश जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको समझना, इन दोनों पार्ट में समझना जरूरी है काफ़ी। उससे भी पहले एक बात का यह है कि अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी मुद्दे पर अगर एक गहन चर्चा किया जाए तो आप वो भी कमेंट करके बताएं। किसी भी क्षेत्र से हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या एग्रीकल्चर हो, किसी भी मुद्दे पर अगर आपको लगता है कि एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए तो आप राय दें, कमेंट करें, उसको भी देखा जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें। ठीक है। निवेश कितने प्रकार का हो सकता है? निवेश हो सकता है लोक उद्यम। लोक उद्यम में एक हो सकता है विभागीय और दूसरा होगा गैर विभागीय। पहले इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ऋण वितरण, ये हमारा सारा एक्सपेंडिचर है, निवेश है। लोक उद्यम सरकारी जितने भी PSUs वगैरह हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी हैं, NTPC वगैरह है, LIC वगैरह है, ये सारे लोक उद्यम में आएंगे। विभागीय के अंतर्गत ये आ जाएंगे NTPC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LIC वगैरह, और गैर विभागीय के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस वगैरह आएंगे। यदि सरकार इन क्षेत्रों में खर्चा करती है, यदि सरकार रोड बनाने में, नेशनल हाईवे में खर्चा करती है, सरकार मेट्रो पे खर्चा करती है, सरकार रेल पे खर्चा करती है, सरकार आर्थिक गलियारे को बनाने में खर्चा करती है, सरकार स्कूल वगैरह बनाने में खर्चा करती है, सरकार जो है उद्यम में खर्चा करती है, तो आने वाले भविष्य में होता क्या है कि इस निवेश के कारण जो है
उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है। उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होने से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे जो है हमारा निर्यात बढ़ता है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। जब रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी तो हमारा प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज करेगा, उपभोग का जो स्तर है हमारा वो इंक्रीज करेगा, सामाजिक आर्थिक विषमता जो है वो कम होगी, गरीबी और अमीरी के बीच की जो रेखा है वो कम होगी। यानी कि निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, न केवल आर्थिक विकास के लिए जरूरी है बल्कि ये सामाजिक विकास के लिए भी जरूरी है। यानी कि एक जो है विकास समावेशी विकास की प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं कि जो निवेश की प्रक्रिया है वो समावेशी विकास की प्रक्रिया है, न केवल आर्थिक विकास की प्रक्रिया है और न केवल सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। तो ये वाला पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार के कोशिश रहती है कि इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए, लेकिन अपने बजट को देखते हुए सरकार जितना खर्चा कर सकती है, इस वर्ष तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा किया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सरकार की खर्चे। सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष जो है हमारा खर्चा 34.83 लाख करोड़ का रहेगा और इन सेक्टर के अंतर्गत जो है सरकार जो है खर्चा करने जा रही है। अब सरकार के लिए ये तय करना होता है कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होगी, सरकार जो है इसको अर्न कहाँ से करेगी। तो सरकार के अर्न के लिए हम यहाँ से देखते हैं सरकार ये कहाँ से अर्न करेगी, सरकार तय करती है, ठीक है। तो इसको हम बांट देते हैं कर, यानी कि टैक्स, और ये है गैर कर, नॉन टैक्स। सरकार दो तरीके से टैक्स लेती है, एक नॉन टैक्स है और एक टैक्स है, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स होता क्या है, तो सरकार की जो रोजमर्रा की प्राप्ति है, जो दैनिक प्राप्ति है, एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हम देख रहे थे कि जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, वेतन रोज देना है, पेंशन की व्यवस्था रोज करनी है, डिफेंस पे हमारा रोज खर्चा होने वाला है, सब्सिडी वगैरह सरकारी योजना के अंतर्गत ये रोजमर्रा के खर्चे हैं। तो राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत भी जो रोजमर्रे का जो हमारा प्राप्ति होगा, जो हमारा अर्न होगा, उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, ये रोजमर्रे की खर्चा नहीं है। इसको इसी तरीके से बांटा जा सकता है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या डिफरेंस है। तो राजस्व व्यय वो व्यय है जो रोजमर्रे के खर्चे हैं और पूंजीगत व्यय वो व्यय है जो रोजमर्रे के खर्चे नहीं है, कभी साल में एक बार, दो बार, 5 बार ओकेजनली होने वाला खर्चा है। उसी तरीके से जो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है, जो राजस्व प्राप्ति है, ये रोजमर्रे की प्राप्ति है, ठीक है। तो कर को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, दो भाग में इसको बांटकर पढ़ते हैं। एक जो है आप सबको पता है कि प्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। दूसरा जो है वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, यानी कि इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष कर को हम क्या बोलते हैं, परोक्ष कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत पर्सनल इनकम टैक्स, ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ये दो चीज़ें आएंगी। हमारा सरकार ने जो अनुमानित लगाया है कि इनकम टैक्स से उसको कितना प्राप्ति होने जाने वाला है, यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स के द्वारा, तो 5.61 लाख करोड़ की प्राप्ति करेगी सरकार पर्सनल इनकम टैक्स से। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से सरकार जो है 5.47 लाख करोड़ की प्राप्ति करेगी। सरकार का ये अनुमानित है। फिर से आपको एक बार बता दें कि ये सरकार ने अपना जो है ये निवेश जो है, जो एक्सपेंडिचर है, वो अनुमान किया है कि इतना एक्सपेंडिचर होना है और सरकार ये एक्सपेंडिचर करेगी। और यहाँ पे सरकार का ये अनुमानित प्राप्ति है, अनुमान कर रही है कि हमको पर्सनल इनकम टैक्स से 5.61 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से 5.47 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जीएसटी आएगा, इससे सरकार को 3.60 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा 6.30 लाख करोड़ की प्राप्ति होने जा रही है। सरकार एक्साइज ड्यूटी से भी 3.35 लाख करोड़ की प्राप्ति करेगी और कस्टम ड्यूटी से सरकार जो है 1.36 लाख करोड़ की, और बाकी अदर्स में आएंगे। नॉन टैक्स में क्या आएगा, पीएसयू से प्राप्त लाभ। पीएसयू क्या है,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो भी सरकारी उद्यम है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनी है, उनके द्वारा जो सरकार को लाभ प्राप्त होता है वो आएंगी गैर टैक्स के अंतर्गत, पीएसयू के अंतर्गत। गैर टैक्स के अंतर्गत ये भी आता है कि यदि हम कहीं पर्यटन स्थल पर घूमने गए, लाल किला, ताजमहल, तो वहाँ पे जो हमको टैक्स पे करना होता है ये भी नॉन टैक्स वाला है, ठीक है, गैर कर वाला भाग है। हम वहाँ पे फी देते हैं, शुल्क अदा करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, तो वो चीज़ आएगा। सरकार की ब्याज प्राप्ति आती है। सरकार जिनको भी लोन दी है, बैंक को या अन्य किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपनी वगैरह को अगर सरकार लोन देती है तो उससे जो ब्याज की प्राप्ति होती है वो इसके अंतर्गत आती है। बाकी अदर में हम कहें कि सरकार, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सरकार को कितना प्राप्ति हो रहा है, किससे? राजस्व प्राप्ति से। राजस्व, सरकार की राजस्व प्राप्ति कितनी है? तो हम कहेंगे अगर सबको जोड़ लिया जाए, इसका पार्ट जो है लगभग 2.43 लाख करोड़ का है। गैर नॉन टैक्स का 4.3 लाख करोड़। अगर सबको जोड़ लें तो 22.17 लाख करोड़ की प्राप्ति सरकार को इस भाग से राजस्व प्राप्ति से होने वाली है। और अगर हम देखें पूंजीगत प्राप्ति सरकार को कहाँ से होने वाली है, कितनी होने वाली है पूंजीगत प्राप्ति, तो 60.95 लाख करोड़ की प्राप्ति जो है सरकार को पूंजीगत प्राप्ति होगी, ठीक है। तो दो तरीके की प्राप्ति भी है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर भी है। राजस्व प्राप्ति है तो एक पूंजीगत प्राप्ति भी है। सरकार 22.17 लाख करोड़ की प्राप्ति जो है राजस्व के अंतर्गत प्राप्त करती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, आप देखिएगा, हम उसको बताते हैं कि अगर इसको हम कहें कि सरकार जो व्यय करने वाली है 34.83 लाख करोड़ रुपए सरकार जो है एक्सपेंड करने वाली है, तो सरकार कितना अर्न करेगी? 34.83 लाख करोड़। अब सरकार को इतना जुटाना है क्योंकि उसने अपना व्यय तय कर लिया है। अब सरकार को 34.83 लाख करोड़ जो है जुटाना है, अर्न करना है, तो सरकार कैसे अर्न करेगी? तो राजस्व प्राप्ति से 22.17 लाख करोड़ और लगभग 16.95 लाख करोड़ जो है सरकार पूंजीगत प्राप्ति करने वाली है, ठीक है। एक चीज आप लोग शायद यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि अगर इसको जोड़ा जाए और इसको जोड़ा जाए तो ये 34.83 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम ऐसे भी जोड़ लें 22 और 16 तो ये लगभग 38 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारी प्राप्ति जो है 34.83 लाख करोड़ की है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जीएसटी है या जो भी कर सरकार लगाती है, सरकार को जो भी कर प्राप्ति होती है उसमें से कुछ भाग जो है राज्यों को जाता है। तो सरकार की ये कुल कर की प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति है, और इसमें से सरकार जो है एक छोटा भाग या बहुत बड़ा भाग जो है स्टेट गवर्नमेंट को देने वाली है। तो असल में जो सरकार को मिला इसके अंतर्गत, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत जो सरकार को मिलेगा वो मिलेगा 7.88 लाख करोड़। यानी स्टेट को देने के बाद, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सरकार की राजस्व प्राप्ति जो बचेगी वो होगी 17.88 लाख करोड़ का, और सरकार को जो पूंजीगत प्राप्ति होगी 16.95 करोड़ का। अब ये आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 34.83 लाख करोड़ आ जाएगा। यानी सरकार की प्राप्ति ज़्यादा है लेकिन उसको स्टेट को भी देना होता है, स्टेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट बोरोइंग। मार्केट बोरोइंग यानी कि बाजार उधार। और ये बाजार उधार कहाँ से होगा? तो ये देशी भी हो सकता है और ये विदेशी भी हो सकता है। दोनों तरीके से सरकार जो है अपने देश से भी उधार ले सकती है, देश के अंदर से उधार ले सकती है और विदेशों से भी उधार ले सकती है। सरकार कितना उधार लेगी? सरकार इस वक्त जो है 14.95 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। सरकार जो 14.95 लाख करोड़
कि बोरोइंग करने जा रही है, मार्केट से इतना ज़्यादा उधार लेने जा रही है। ये यहाँ पे गौर करने वाला चीज़ है। हमारा ब्याज व्यय क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम मार्केट से बोरोइंग जो है, बाजार से हम काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार लेते हैं, और ये हमेशा की चीज़ें हैं। हमारी मजबूरी भी है कि इन चीज़ों को बनाए रखना है, विकास की जो प्रक्रिया है उसको गतिमान रखना है, बनाए रखना है। किसानों को एमएसपी देना है, डिफेंस पे खर्चा करना है, एजुकेशन पे खर्चा करना है, ये सारे खर्चे करने हैं। और उसको पूरा करने के लिए सरकार करती क्या है कि मार्केट से मार्केट बोरोइंग करती है, बाजार से उधार लेती है। यही कारण है कि हमारा ब्याज व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस साल सरकार ने 14.95 लाख करोड़ का जो है बोरोइंग किया है मार्केट से। और दूसरा जो चीज़ अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा में है और इसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, विनिवेश, जिसको हम लोग डी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। और यही चीज़ प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। यानी कि सरकार जो है अपने उद्यम जो है, पीएसयूज जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या सरकारी क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं, सरकार उसकी शेयर बेचकर जो पैसे प्राप्त करती है वो विनिवेश के अंतर्गत आता है, डी इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। और सरकार इससे 1.7 लाख करोड़ रुपए अर्न करने जा रही है। विनिवेश क्या होता है, कैसे होता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे से आप समझ लें कि यदि मान लेते हैं सरकार के पास कोई कंपनी है और उसका जो एसेट है 100 रुपए का है, ठीक है, सरकार इसमें से 20% बेच दें। अगर ये 100 रुपए है, सरकार इसमें से 20 रुपए बेच दें, तो सरकार को 20%, यानी कि ये शेयर हो गया, 20% उसका शेयर हो गया। सरकार जो है 20% शेयर उस कंपनी की बेच दी। उसके बदले में सरकार को जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट कहलाता है कि सरकार ने विनिवेश किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। या हम कहें कि सरकार जो है धीरे धीरे सरकारी उद्यमों का या सरकारी क्षेत्र की जो कंपनी है उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो 20% भाग जो है प्राइवेट हो गया। उसके बदले में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो भी कंपनी वगैरह है, वो जो पैसा पेड करता है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। और ये कहलाएगा कि सरकार ने 1.7 लाख करोड़, लोग इसका जो है आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि सरकार इस बार जो है ग्रेट इंडियन सेल लगाई हुई है। यानी सरकार ने ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पीएसयूज वगैरह को या एलआईसी वगैरह में आईपीओ लाने की बात कह रही है, और वहाँ से सरकार एक बहुत बड़ी अमाउंट प्राप्त करने जा रही है। तो आलोचना इस तरह पे की है कि सरकार ने इसका ग्रेट इंडियन सेल खोल रखा है, और जो हमारी संपत्ति है, जो हमारी पूंजी है, उसको बेचकर सरकार अपना जो है खर्चा निकालने जा रही है। और यहाँ पे जो है ब्याज प्राप्ति भी है। सरकार जो पैसे पेड करती है, बोरो करती है, उससे जो उसका पैसा मिलता है वो भी इसके अंतर्गत ऋण प्राप्ति है। ब्याज प्राप्ति हमारा राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आएगा। और ऋण जो है, जो सरकार लोन देती है, उसका ऋण जब उसको वापस मिलता है तो वो इसके अंतर्गत, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत हम इसको शामिल करते हैं। तो इस तरीके से आप देख पाए कि कैसे इसको बांट कर पढ़ा जाता है। अगर आपको अब एनालिसिस करना है कि सरकार सब्सिडी किन किन क्षेत्रों में सब्सिडी दे रही है, तो आप सरकार के बजट का जो एनालिसिस है, जो सरकार बजट प्रस्तुत कीजिए, आप जाइए, अब सरकार के ऑनलाइन जाइए, उसको बजट को डाउनलोड कीजिए और देखिए कि सरकार सब्सिडी के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों में सब्सिडी दे रही है, सरकार वेतन जो है कैसे खर्चा कर रही है, किन किन सरकारी योजनाओं में जो है सरकार अपना पैसा खर्चा कर रही है। एक चीज़ यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम बजट का निर्माण करते हैं, जब भी बजट निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम अपना व्यय तय करते हैं। हम ये तय करते हैं कि हमारा हम कितना स्पेंड करने वाले हैं, कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी प्राप्ति को, यानी कि कहाँ से हम अर्न करने वाले हैं, उसको तय करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से फिस्कल डिफिसिट फिस्कल डिफिसिट होता क्या है, इसको हम ऐसा कहते हैं राजस्व घाटा या फिजिकल डेफिसिट। इसको समझ लेना है, जरूरी है। इसको हम एफडी बोलते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट कुछ नहीं है, सामान्य तौर पर अगर इसको समझना है
तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार जितना खर्चा करती है वो उसका खर्चा हो गया, और सरकार मार्केट से जितना बोरो करती है, सरकार जितना प्राप्त कर सकती है उतना प्राप्त कर ली, किसके द्वारा? राजस्व प्राप्ति के द्वारा, डी इन्वेस्टमेंट के द्वारा, विनिवेश के द्वारा, ऋण प्राप्ति के द्वारा। जितना प्राप्त करना था सरकार के लिए, जितना संभव था, जितना पॉसिबल था, सरकार ने अपना अर्न किया। और इस बजट को पूरा करने के लिए सरकार जो मार्केट से बोरो करती है, जो उधार लेती है, वही हमारा फिजिकल डिफिसिट कहलाता है। यानी कि मार्केट बोरोइंग, हमारा एमबी जो है मार्केट बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग कितना है हमारा? 14.95 लाख करोड़ का, और यही हमारा फिजिकल डिफिसिट हुआ। और फिजिकल डिफिसिट कैसे निकालते हैं? तो हमारे एक वर्ष का जो जीडीपी है उसके हिसाब से हम फिजिकल डिफिसिट निकालते हैं। सरकार ने पिछले वर्ष के लिए, यानी कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए जो संशोधित अनुमान जारी किया है कि हमारा फिजिकल डिफिसिट क्या होने वाला है, तो सरकार ने 9.5% फिजिकल डिफिसिट तय किया, और ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है, नुकसानदेह है। ये काफ़ी ज़्यादा है फिजिकल डिफिसिट, इसको लगभग 3% से 4% के बीच में रहना चाहिए। 3% रहे तो ज़्यादा बेहतर है। मार्केट से हम काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग कर रहे हैं, और सरकार को जब बोरो करती है तो सरकार को पे करना होता है, नहीं तो सरकार क्या कहलाएगी? सरकार दिवालिया हो जाएगी, बैंकरप्ट कहलाएगी। और सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए ये बैंकरप्ट कहलाना या दिवालिया कहलाना ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस बार जो है सरकार ने 2020 और 21 के लिए जो संशोधित अनुमान 9.5 किया है, और आने वाले जो 2020 और 21 और 22 के लिए जो सरकार ने फिजिकल डेफिसिट का तय किया है वो 6.8% है। यानी कि जो सरकार वित्तीय वर्ष जो चलने वाला है 21 और 22 से जो सरकार जो वित्तीय वर्ष हमारा स्टार्ट होने वाला है उसके लिए सरकार ने 6.8% तय किया है। ये जरूरी नहीं है कि इसी पे कम हो जाए, हो सकता है कि सरकार की ज़रूरत बढ़े, सरकार को और मार्केटिंग बोरोइंग करना पड़े, सरकार को जो सरकार अनुमान कर रही है कि इन क्षेत्रों से उसको पैसा मिलने वाले हैं वो पर्याप्त नहीं मिल पाए, उसकी प्राप्ति नहीं हो मिल पाई, तब ये परसेंटेज और बढ़ता है और मार्केट से और ज़्यादा सरकार को पैसा बोरो करना पड़ता है। तो फिजिकल डिफिसिट जितना कम रहे उतना अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए और वहाँ के जनता के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास के अंतर्गत आप इस तरीके से इसको बांट कर देखना, बजट को कैसे समझा जाता है। अब आपको अगर देखना है कि निवेश हो रहा है तो निवेश कहाँ हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निवेश है वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। आपको आंकड़े याद करना जरूरी नहीं है, आपसे आंकड़े जो है यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन के अंतर्गत आपसे आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं। रुझान उसका क्या है, बजट का रुझान क्या है, ये आपसे जानने की कोशिश की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कैसे सवाल पूछा जा सकता है, तो बजट का रुझान क्या है? अगर हम कहें कि सरकार को कर प्राप्ति में सबसे ज़्यादा कर किससे प्राप्त हो रहा है, तो जीएसटी से, उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स से, उसके बाद जो है कारपोरेट इनकम टैक्स से, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी से, उसके बाद जो है कस्टम ड्यूटी से। ये चीज़ आपसे यूपीएससी पूछेगी, ये चीज़ किसी भी हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। सरकार आपसे इसमें से 4 ऑप्शन दे देगी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम्स होगा या कोई भी हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, और उसमें से आपसे ये पूछेगी कि इसमें सबसे ज़्यादा व्यय किस क्षेत्र में होने वाला है। सरकार आपसे ये पूछेगी कि यूपीएससी आपसे ये पूछेगी कि सरकार जो है किन क्षेत्रों पर आपके बजट के हिसाब से सरकार जो है, सरकार का जो नज़रिया है या सरकार जो किन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा अपना व्यय कर रही है। तो निवेश के अंतर्गत सरकार का रुझान दिख रहा है। हेल्थ के अंतर्गत जो है सरकार इस बार लगभग 137% की इंक्रीजमेंट की है। लगभग 92,000 करोड़ का हेल्थ का बजट था पिछले साल, अभी जो है बढ़कर उसको 137% हो गया, यानी 2,42,00,000 करोड़ के करीब में सरकार का बजट अभी जो है हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत है। तो हम कह सकते हैं कि इस बजट के अंतर्गत जो है सरकार जो है हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। और हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देने का काम ये भी था कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है एक बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रही है। पैंडेमिक से हम लोग
कोविड पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है। तो इस समय में हेल्थ सेक्टर पर खर्चा करना सरकार की जो है एक सराहनीय कदम माना जाएगा, एक अच्छा कदम है। लेकिन यह है कि जिस पर सरकार इतना बड़ा पैसा खर्चा कर रही है, तो अब ये तय करना जरूरी है कि ये पैसा वास्तविक रूप में खर्च हो, इससे भ्रष्टाचार के हाथ में न चढ़ जाए, उसका मैनेजमेंट ठीक हो। दूसरा हम देख रहे हैं इसका रुझान कि सरकार जो है इस बार में 5.54 लाख करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। इससे जो है निवेश हमारा बढ़ रहा है, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चाहते हैं कि किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा किया जाए, एक विस्तृत चर्चा किया जाए, तो कमेंट करके बताएं। जब भी मौका मिला उसके अंतर्गत उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।